चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चैप्टर के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट एज एन लाइक जेई मेन या एडवांस या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन बोर्ड वगैरह के लिए भी बोर्ड वगैरह में तो ठीक है, अपना एक फिक्स्ड वेटेज होता है, तो जितने सवाल आने होते हैं उतने तो आते ही हैं। लेकिन मेन या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेटिवली आप थोड़ा कह सकते हैं कि मैथमेटिकली थोड़ा सा टफर साइड पे है। ठीक है, चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत आपका आगे चल के मैकेनिक्स के भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं और मैथमेटिक्स थोड़ा ठीक ठाक लग सकता है कुछ अच्छे सवालों के अंदर। ठीक है, बाकी फिजिक्स तो ठीक है, जो अच्छे सवाल होते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स ही तो अच्छी होती है, बाकी फिजिक्स तो एक लाइन की होती है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई बी से डिनोट करेंगे। सेम जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, तो ठीक वैसा ही यहां पर हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, याद कीजिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़िए, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सुनिए। ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं इधर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है और ये मेरे पास जस्ट कोई एक सरफेस है। इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, लिंक हुई, पेनेट्रेट करी और निकलकर दूसरी साइड से चली गई, तो मैं बोलूंगा इस सरफेस से फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्या है फ्लक्स? तो गुजरने वाली इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स है। मेरी बात फिर से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस सरफेस से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर का रिप्रेजेंटेशन फ्लक्स है। मतलब नंबर ही फ्लक्स नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि इस सरफेस से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ जाएगा तो मैं बोलूंगा फ्लक्स बढ़ गया, नंबर घट जाएगा तो मैं बोलूंगा फ्लक्स घट गया। ठीक है, देखिएगा इसको डिफाइन कैसे करते हैं इस बारे में सुनिए। तो डिफाइन ऐसे करते हैं कि ये है हमारे पास एक कोई छोटा सा सरफेस एरिया, इस छोटे से सरफेस एरिया का नाम है ds। तो इस छोटे से सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, वो इस दिशा में है, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर। एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मल ही तो होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस दिशा में। ठीक है, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं कितना, थीटा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग होगा जो कि b cos थीटा के बराबर होगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरा कंपोनेंट सरफेस एरिया के अलोंग होगा जिसकी वैल्यू b sin थीटा के बराबर होगी। तो क्या इस b sin थीटा का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं, क्योंकि b sin थीटा तो सरफेस के साथ साथ चल रहा है, सरफेस को ग्रेज कर रहा है। सरफेस से लिंक कौन हुआ है? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को काट कर आगे बढ़ रही है? तो आंसर इज b cos थीटा। तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं है। तो इस छोटे से सरफेस से एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स डी, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू ये छोटा सा सरफेस एरिया ds, जिसे आप लिख लीजिए b इंटू ds इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आप इसी चीज को लिख सकते हैं, दिस इज b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या है? ये एक छोटे से सरफेस से एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स है। फिर आप बोलेंगे कि कल को हमें ऐसे ही किसी बड़े से सरफेस से टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा कि ऐसे दूसरे सभी छोटे 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 सरफेसेस में ऐसा ही छोटा 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 फ्लक्स बन रहा होगा। इन सभी फ्लक्स को जोड़ देना मतलब इंटीग्रेट कर देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds इज नेट फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स है इंटीग्रेशन b डॉट ds। ये ठीक है। हाँ, यदि कभी मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो गया, तो फिर आप फ्लक्स को एक स्टाइल से और लिख सकते हैं कि आप इस b वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा? सिर्फ ds का।
और फिर ऐसे दूसरे सारे ds 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 जोड़ देंगे तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स उस सिचुएशन में हो जाएगा b वेक्टर डॉट s वेक्टर। ठीक है, तो या तो b डॉट s याद रख लीजिए, या फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू एस इंटू कॉस थीटा याद रख लीजिए। ठीक है, अगेन मैं बता दूं कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए इतनी बात सही है, तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए एक लाइन। ठीक है, कि फ्लक्स है क्या, डेफिनेशन कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने CSA लिख दिया है, थ्रू विच फील्ड passes normally, through which field passes normally। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड दूसरी बेसिक बातें कि इसके लिए SI यूनिट क्या लिखेंगे बताइए। तो SI यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया टेस्ला, एरिया के लिए हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को एक दूसरा नाम देते हैं, इसे वेबर कहते हैं, वेबर, कैपिटल W स्मॉल b, यानी एक वेबर फ्लक्स कितना होता है, तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये तो पता है ही सही कि डॉट प्रोडक्ट से बन रहा है, तो फ्लक्स के पास कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, जस्ट इट इज अ स्केलर टर्म। ठीक है, लेकिन ये स्केलर टर्म है, फिर भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। फ्लक्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करता है, यह समझना इंपॉर्टेंट है। या फिर आप इसी सवाल को मैं आपसे ऐसे पूछ लेता कि फ्लक्स आप किसी सरफेस से कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, फ्लक्स के बदलने पर। तो फ्लक्स कब बदलेगा, फ्लक्स तब बदल जाएगा जब उस सरफेस से होकर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदल जाए, तो उस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएगा। या ये जो सरफेस का एरिया है, ये एरिया चेंज हो जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो जाए। या ये जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन से मेरे कहने का मतलब है कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी बदल जाएगा, तो उसकी वजह से भी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात और लिख लीजिएगा। ठीक है, कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन तीन चीजों में से कोई सी भी एक चीज बदलेगी तो लिंक्ड फ्लक्स से मेरा मतलब सिंपल फ्लक्स से ही है, फ्लक्स बदल जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स की कैलकुलेशन पर जो सवाल हैं वो मोर और लेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर थे इलेक्ट्रोस्टैट में। चलिए एक दो सवाल मैं पूछ लेता हूं फ्लक्स की कैलकुलेशन पर। ठीक है, जैसे मेरा सवाल है आपसे ये कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप टेस्ला, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर शीट of 10 centimeter square kept in XZ plane। XZ प्लेन में एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर शीट पड़ा हुआ है, उससे फ्लक्स बताइए। देखिए ऐसा है कि ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास z एक्सिस। जिस स्क्वायर शीट की बात कर रहा हूं मैं वो XZ प्लेन में पड़ा हुआ है। तो XZ प्लेन में ये ऐसा पड़ा हुआ है स्क्वायर शीट। ठीक है, ये ऐसा पड़ा हुआ है XZ प्लेन में आपके पास एक स्क्वायर शीट। मैग्नेटिक फील्ड कहां है,
तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास x में है 2, y में नीचे की तरफ है 3, z में बाहर की तरफ है कितना 4। तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको लिंक करेगी? क्या ये 2 की वजह से इस सरफेस से कोई फ्लक्स होगा? नहीं। क्या 4 की वजह से कोई फ्लक्स होगा? नहीं। किसकी वजह से फ्लक्स होगा? तो सिर्फ इस 3 की वजह से। तो इस स्क्वायर सीट का एरिया वेक्टर यदि मैं ऊपर मान लूं, यहां मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। तो इस सरफेस से जो आप फ्लक्स लिखेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 3, एरिया हो गया 10 इंटू 10⁻⁻⁴, मीटर में तो कन्वर्ट करूंगा, है ना। कॉस ऑफ 180 यानी कि -1, तो दिस इज -30 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। ठीक है। चलिए, ये वाली बात सही है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो मेन जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पर मैं आता हूं, पर मैं पहले आपको एक रिजल्ट दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिखाता हूं। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके साथ कुछ सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले केस में ऐसा है कि हमारे पास एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है प्लेन में अंदर की तरफ। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहां है? प्लेन में अंदर अंदर। ठीक है। और यहां पर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टिंग कॉइल है जो इस प्लेन में पड़ा हुआ है। ये क्या है? दिस इज अ कंडक्टिंग कॉइल, एक मेटालिक कॉइल। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर कर दिया। कैसे? तो भाई सिंपल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने कैसे बनाया होगा? तो इट इज समथिंग लाइक कि कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पे रख दिया है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है। फिर उसी नॉर्थ पोल को थोड़ा और क्लोजर लेकर चले जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही इस रीजन में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर किया, तो हम लोगों ने ये देखा कि इस लूप में ऐसा सा एक करंट फ्लो होने लग गया। क्या फ्लो होने लग गया? एक करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से है? जवाब है नहीं, यहां कोई बैटरी है ही नहीं। ठीक है। ये करंट किसी बैटरी की वजह से नहीं है। ये करंट क्यों आया? क्योंकि इसके आस पड़ोस में हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे हम लोगों ने बढ़ा दिया है। तो इसी करंट को हम लोग कहते हैं, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। क्या नाम है इसका? इस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। ओके। हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप बस अपने समझने के लिए ऐसा एक बार के लिए आप मान सकते हैं, आप एक बार के लिए मान सकते हैं कि यहां पर एक इमेजिनरी बैटरी है। क्या है यहां पर? यहां पर एक इमेजिनरी सेल है, और इस इमेजिनरी सेल का जो ईएमएफ होगा, उस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इमेजिनरी सेल का जो ईएमएफ होगा उसका नाम क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई बात समझ? ठीक है। फिर से देखिए, फिर से देखिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? तो नेक्स्ट कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर है ही सही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर है ही सही। ये हमारे पास वो कॉइल था, ये क्या है? ये कॉइल है, और इस कॉइल का रेडियस है r। तो अगले सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड को कैसा रखते हैं? कांस्टेंट। और ये जो कॉइल का रेडियस है, तो वो रेडियस हम लोग इंक्रीज करने लगते हैं, रेडियस हम लोग बढ़ा देते हैं, रेडियस बढ़ा देते हैं, यानी कि कॉइल का एरिया बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही कॉइल का एरिया बढ़ा, जैसे ही कॉइल का एरिया बढ़ा, फिर से इस कॉइल में एक करंट आ गया। क्या आ गया? एक करंट आ गया। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से? नहीं, कोई बैटरी है ही नहीं। तो इस करंट का क्या नाम निकाला जाएगा? इस करंट का नाम निकाला जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। हाँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान सकते हैं कि यहां पे एक इमेजिनरी बैटरी है, जिस इमेजिनरी बैटरी का जो ईएमएफ है उसका नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके। फिर से देखिए, फिर से
तीसरा एक और सिचुएशन, अगली बार हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर हमारे पास ये रहा ये कॉइल, ठीक है, ये क्या है, कॉइल। तो तीसरे सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस कॉइल को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। कॉइल इस प्लेन में पड़ा हुआ था, इस कॉइल को घुमा दिया। जैसे ही कॉइल को घुमाया, फिर से वही चीज कि इस कॉइल में फिर से क्या हो गया, एक करंट आ गया। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से? नहीं, कॉइल को ऐसे घुमाया जैसे ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट घुमाया। कॉइल पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है। तो जैसे ही घुमाया तो फिर से यहां से आ गया करंट। क्या ये करंट किसी बैटरी की वजह से है? आंसर इज नो। तो इसी करंट को क्या कह सकते हैं? इंड्यूस्ड करंट। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए कि यहां पर एक बैटरी है जो कि एक इमेजिनरी बैटरी है, कोई रियल बैटरी नहीं है, और उस बैटरी का जो ईएमएफ है उसी का नाम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ नाम। सिंपल। तो कुछ नोटिस किया आपने, इन तीनों केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में हम लोग इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहे हैं। इस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सबसे पहले आपने कैसे बदला? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाकर बदला, दूसरे सिचुएशन में रेडियस बढ़ाकर यानी कि एरिया बढ़ाकर, और तीसरे सिचुएशन में थीटा बदलकर, ठीक है। तो जैसे ही कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, चेंज हुआ, तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ईएमएफ से मेरा मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक इमेजिनरी बैटरी आ गई। और चूंकि ये लूप कंप्लीट था, चूंकि ये लूप क्लोज था, तो इस लूप में करंट आ गया, जिस करंट का नाम है इंड्यूस्ड करंट। यही हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ है। यही क्या है? फर्स्ट लॉ है। तो लिखिएगा फर्स्ट लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट लॉ, ठीक है। लिखिएगा कि व्हेन लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स through a coil or loop changes, when linked magnetic flux through a coil or loop changes, an EMF is induced in the coil. An EMF is induced in the coil which lasts as long as flux changes। मतलब कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक कि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। मतलब जैसे ही फ्लक्स बदलना आप बंद कर देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट भी निपट जाएगा, चला जाएगा। समझ गए? ये क्या है? फर्स्ट लॉ। चलिए सेकंड लॉ लिखते हैं। तो लिखिए एक बार के लिए नेक्स्ट सेकंड लॉ। वैसे तो सारे सेकंड लॉ एक जैसे ही होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ भी आपने क्या पढ़ा था? फोर्स आता है किस वजह से? मोमेंटम के चेंज होने की वजह से। और फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। तो वैसे ही यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है किसी रीजन से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसको कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is equal to rate of change of linked magnetic flux। मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस डेल्टा टी टाइम के अंदर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स फाई से लेकर के फाई प्लस डेल्टा फाई अमाउंट से चेंज हो गया। तो यहां पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ की
एवरेज वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एवरेज वैल्यू। और जो एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन बता दिया जाए कि फ्लक्स टाइम के साथ कुछ ऐसे बदला है, फ्लक्स टाइम के साथ कुछ ऐसे बदला है कि बिल्कुल शुरुआत किसी टाइम t इज इक्वल टू टी पर फ्लक्स फाई के बराबर था, फिर टाइम t प्लस डेल्टा टी पर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स फाई प्लस डेल्टा फाई हो गया। तो ये जो ट्राइंगल हम लोग बना रहे हैं, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल थीटा होगा, उस थीटा के टैन की वैल्यू, यानी कि उस थीटा के टैन की वैल्यू आपका ईएमएफ होगा या ईएमएफ की एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है। लेकिन यदि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता, टी से लेकर के टी प्लस डी टी का, तो वहां पे फ्लक्स का चेंज भी बहुत छोटा सा आया होता, फाई प्लस डी फाई का। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। यानी कि ये वाई एक्सेस के अलोंग फ्लक्स, एक्स एक्सेस के अलोंग टाइम, ऐसा। तो ये एक हम लोगों ने कोई टाइम ले लिया t प्लस ये t प्लस डी टी, और इस छोटे से टाइम में एक छोटा सा फ्लक्स का चेंज। तो जैसे इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा। इस थीटा के जो टैन की वैल्यू होगी वो हमारे पास ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। ठीक है। यहां पर हम लोग ईएमएफ की एवरेज वैल्यू या ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। डायरेक्शन कैसे होगा तो उसके बारे में हम लोग अभी अलग से बात करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लिखिए लेंज लॉ। ठीक है। लेंज लॉ, लेंज लॉ हमें क्या बताता है? तो लेंज लॉ हमें यह बताता है कि जैसे आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है या कॉइल है, और उस क्लोज्ड लूप या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। किसी क्लोज्ड लूप से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो अब आपको यह देखना होगा कि फ्लक्स बढ़ा है या घटा है। क्योंकि फ्लक्स का चेंज दो तरीके से हो सकता है लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ गया हो या एरिया बढ़ गया हो, मतलब फ्लक्स बढ़ गया हो। यदि चेंज इन फ्लक्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला, यदि फ्लक्स बढ़ा है, फ्लक्स क्या हुआ है? बढ़ा है। तो जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ तो आएगा ना। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। या करंट तो आएगा ना। कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है? वो चाहता है फ्लक्स ना बढ़े। यही हमारा मोटा मोटा लेंज लॉ है। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट क्या कोशिश करता है? तो वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। और ये बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी क्लोज्ड लूप से या किसी सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आएगा, और वो इंड्यूस्ड करंट उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है। ठीक है। कैसे? अभी हम लोग देख लेते हैं। इसका उल्टा हुआ होता, यानी कि किसी सरफेस से या किसी लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होता। तो किसी सरफेस या लूप से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो वहां फिर से एक ईएमएफ आएगा या फिर से वहां एक करंट बनेगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट अब की बारी क्या कोशिश करेगा? तो वो उस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट चेंज इन फ्लक्स से ऑपोजिट दिशा में होता है। यानी लेंज लॉ काउंट करके यदि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू लिखते हैं
तो ये हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स से ऑपोजिट दिशा में। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखिएगा। स्टेटमेंट ऐसे स्कूल के होने वाले एग्जाम में या सीबीएसई में, आईसीएसई में स्टेटमेंट पूछते हैं कि स्टेट लेंज लॉ। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट कि इट स्टेट्स इंड्यूस्ड, या ऐसा लिखिएगा, इट स्टेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और induced current is such that it always opposes the change which produces it. It means it opposes the changing flux. It means it opposes the changing flux. ठीक है, ये है हमारा लेंज लॉ। चलिए फिर लेंज लॉ में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सवाल से। ठीक है, पहला सवाल है, देखिएगा मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये हो गया हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, और यहां रखा हुआ है एक लूप। ओके, सवाल ये है कि यदि इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाले इस करंट को हम लोग यदि बढ़ा दें, इस करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, तो इस लूप में, चलिए इस लूप का नाम निकाल लेते हैं। लूप का नाम है ए बी सी डी। तो इस लूप ए बी सी डी में करंट किस दिशा में फ्लो होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या सोच सकते हैं कि देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट ऐसा, तो इस करंट की वजह से ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है अपने आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा ऐसा ऐसा, यानी कि इस वायर की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से प्लेन में अंदर जा रही है और यहां से वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर आ रही है। सिंपल। ओके, अब यदि आप इस करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा तो इससे फ्लक्स बदला या नहीं बदला, यस बदल गया। कैसा बदला, बढ़ा या घटा, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर बढ़ा, इसका मतलब है कि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा। फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, और वो करंट क्या चाहेगा, करंट ये चाहेगा कि यदि फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। बढ़ते हुए फ्लक्स को कैसे घटाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर बढ़ रहा है तो ये लूप अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। ये लूप क्या करेगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बनाएगा, तो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करने के लिए ये लूप अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर बनाएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बढ़ रही है, प्लेन के अंदर, उसका अपोज करने के लिए लूप क्या कर रहा है, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर की तरफ बना रहा है। तो इस लूप ने क्या किया, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, खुद की मतलब कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट किया, कहां, प्लेन के बाहर। अब बताइए कि प्लेन के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल में करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, तो इस कॉइल में करंट ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कैसा हुआ, तो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल हुआ ऐसा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके, ये बात समझ आएगी। फिर से सुनिए ओके, अब ऐसा है कि वायर एडी में करंट नीचे और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट ऊपर। तो आपको यह पता होगा कि जब दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स ऑफ
रिपल्सन काम करता है। यानी कि इस वायर पर एक फोर्स है ऐसा, लेट अस से इस फोर्स का नाम है F1, ठीक है। और ये जो CB है इसमें करंट है ऊपर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में भी करंट है ऊपर, तो इस पर एक फोर्स है ऐसा, इसका नाम है F2। बताइए F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? F1 बड़ा है, क्योंकि F1 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से क्लोजर है, तो इस पूरे लूप पर एक नेट फोर्स काम कर रहा है। कहां? वायर से दूर, वायर से दूर। पूरे लूप पर नेट फोर्स वायर से दूर काम कर रहा है। इसका मतलब यदि ये लूप फ्री टू मूव है, यदि ये लूप फ्री टू मूव है, तो लूप चलकर कहां आ जाएगा? लूप चलकर एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है लूप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? क्योंकि यही तो लेंज लॉ है, यही तो हमारा लेंज लॉ है कि जब कभी भी लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इससे बढ़ेगा तो ये वो हर संभव कोशिश करेगा जिससे वो अपने में आने वाले इस चेंज का अपोज कर सके। अपने से इस बढ़ते हुए फ्लक्स के चेंज का अपोज करने के लिए ये क्या कर रहा है? तो ये करंट भी बना रहा है और ये इससे दूर भी भाग रहा है, क्योंकि दूर भागेगा तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से कहां जा रहा है? वीकर मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्लेन की अंदर की तरफ थी, जो बढ़ रहा था फ्लक्स, उसको घटाने के लिए ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, हाँ बताइए, आ गया? ठीक है, चलिए इसी में सुनिएगा, इसी में सुनिएगा कि अब इस करंट को यदि मैं बढ़ाने की बजाय, इंक्रीज की बजाय, यदि मैं ऐसा बोलता कि करंट इज डिक्रीज्ड, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक, ये जो करंट है इस वायर में फ्लो होने वाला, ये जो करंट है, इस करंट को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, इस करंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। ठीक है, तो यदि आप करंट को डिक्रीज करेंगे, यदि आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो भी इस वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसी होने की वजह से यहां से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर बनेगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर इधर की साइड, और इधर की साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर। सिंपल। अब यदि ये करंट घटेगा तो बताइए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कम होगा। तो अब प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो रहा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया कांस्टेंट है, फील्ड कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम हुआ मतलब फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहता है? ये चाहता है फ्लक्स ना बदले। ये किस चीज का अपोज करता है? तो ये चेंज का अपोज करता है, चेंज का। इसको चेंज नहीं पसंद है, ये पहले जैसे सिचुएशन में बनाने की कोशिश करता है। आपको क्या समझना है कि ये जहां से भी फ्लक्स बदलेगा तो उस बदलते हुए फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब फ्लक्स बढ़ता है तो उसको घटाता है, फ्लक्स घटता है तो उसको बढ़ाता है। अभी के लिए क्या हो रहा है? तो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है। सिंपल। तो यहां पर फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और वो इस लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। ओके ना? ठीक है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो अब इस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कॉइल क्या कर रहा है? तो कॉइल अब अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। कहां? तो कॉइल बोलेगा देखो प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कम हो रहा है, तो ये कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर की तरफ ही बना देगा। और प्लेन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल को इस सेंस में ऐसा सा एक करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो अभी करंट कैसा हो गया? ये जो फ्लो होने वाला करंट है, अब इस लूप में फ्लो होने वाला करंट क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। ठीक है, चलिए ये फोर्स से भी समझते हैं कि इसमें करंट कैसा? ऊपर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में करंट कैसा? ऊपर। तो इस पर फोर्स ऐसा F1। इसमें करंट कहां? नीचे। इनफाइनाइट लॉन्ग में कहां? ऊपर। तो इस पर फोर्स ऐसा F2। ठीक है, बताइए F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? F1 बड़ा है, तो पूरी लूप पर फोर्स किधर? इधर। पूरे लूप पर F नेट कहां? वायर की तरफ। मतलब ये पूरा का पूरा लूप कहां जाना चाह रहा है? तो पूरा का पूरा लूप जाना चाह रहा है एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मतलब वायर के क्लोजर, ताकि वो उस घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब घटते हुए फ्लक्स को बढ़ा सके। आई होप दिस इज गुड। ठीक है, चलिए सेम ही बात है, वैसा ही सवाल है। ठीक है, फिर से एक इलेक्ट्रिक करंट है, वायर में फ्लो हो रहा है ऐसा, इसके ऊपर एक लूप रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द डायरेक्शन B to A इज डिक्रीजिंग। ये जो करंट है, ये करंट क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा है। तो यदि करंट डिक्रीज होगा तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के अंदर, यहां से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर। ठीक है, चलिए एक और कॉइल ड्रॉ कर देते हैं, एक और कॉइल ड्रॉ कर देते हैं। ये एक और दूसरा कॉइल है,
ऐसा एक लूप ऊपर रखा हुआ है, दूसरा लूप नीचे रखा हुआ है। ऊपर वाले लूप का नाम है ए, नीचे वाले लूप का नाम है बी। ठीक है, तो यदि ये करंट कम होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा। और जब फ्लक्स कम होता है तो ईएमएफ आता है, करंट आता है। वो ईएमएफ या करंट क्या चाहता है कि फ्लक्स ना कम हो। उस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, उस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए ये कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, और वो भी प्लेन के अंदर ही बना देगा। तो प्लेन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल को ऐसा सा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा ऐसा। यानी कि कॉइल ए में फ्लो होने वाला करंट किस सेंस में हो गया, तो क्लॉकवाइज सेंस में हो गया। सिमिलरली ये जो नीचे वाला कॉइल है, ये जो नीचे वाला कॉइल है, तो नीचे वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में बाहर की तरफ कम हो रही थी करंट के कम होने की वजह से। तो ये कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा प्लेन में बाहर, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो बी में फ्लो होने वाला करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। बी में फ्लो होने वाला करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और सिचुएशन सुनिए। इसी में यदि मैं आपसे ऐसा पूछ लेता कि ये कॉइल तो यहां पे ठीक है, ठीक है, ये ऐसा यहां पे एक कॉइल है, और ऐसा है कि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पाथ के अलोंग चलकर जा रहा है। कमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। कमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ, गलत जवाब। कमेंट अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसा तो करंट ऐसा, करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ऐसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसा रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे 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 क्लोजर आ रहा है, जैसे 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 इलेक्ट्रॉन इस लूप के क्लोजर आ रहा है, वैसे 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 ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ेगा तो उसको घटाने के लिए कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, कहां, बाहर। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है तो कॉइल में करंट इस सेंस में फ्लो कराना पड़ेगा। सिंपल। तो शुरुआत में करंट कैसा हो गया, तो शुरुआत में करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सुनिएगा आगे, आगे सुनिएगा। ये कॉइल, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब आगे निकला, जब ये इलेक्ट्रॉन इस लूप से दूर जा रहा है, तो करंट तो अब भी ऐसा, करंट ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड अब भी ऐसा। तो अब इलेक्ट्रॉन के दूर जाने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा या बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब घटेगा, और मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटेगा तो इस घटते हुए फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब कहां बनाने लग जाएगा, प्लेन में अंदर। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल को अब ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन बाद में कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो शुरुआत में है एंटी क्लॉकवाइज, बाद में है क्लॉकवाइज। सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बताइए ऐसा है कि ये हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है। ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है, कॉइल की ये वाली साइड ऐसे प्लेन के पीछे, प्लेन के पीछे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। हमारे पास ये कोई मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ पोल को लेकर हम लोग ऐसे कॉइल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। When a bar magnet is quickly moved along the axis of the coil, ठीक है, तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, ठीक। तो साउथ पोल से, अच्छा ये मैग्नेट की डायरेक्शन है, मैग्नेट की, तो हमें पता है कि साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर एंटर करता है ना। साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर करता है। तो ये जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल से इस डायरेक्शन में लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे मैग्नेट क्लोजर आएगा, वैसे वैसे इस कॉइल से इस डायरेक्शन में लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, सिंपल। तो अब ये कॉइल क्या करेगा, तो ये कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। यानी कि आप इस मैग्नेट से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि शुरुआत में जो कॉइल में करंट है ये क्लॉकवाइज सेंस में है। ओके, सिंपल, इतनी बात सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये होगा कि ये जैसे मैग्नेट बाहर निकल गया दूसरी साइड, दूसरे सिचुएशन में ये कॉइल हमारा है ऐसा और ये मैग्नेट है ऐसा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर जा रहा है ऐसा। तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ऐसी होती है। जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल से ये वाली जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, इसका नंबर क्या होने लगेगा? कम। तो इस कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर को बढ़ाने के लिए कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में बना लेगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए अब कॉइल को ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। समझ गए? ये जो डॉटेड लाइन है ये प्लेन के पीछे है। चलिए, आई होप डायरेक्शन वगैरह के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत अब तक आइडिया लग गया होगा। इसी सिचुएशन पर बेस्ड मेरा आपसे एक और सवाल है। अगला सवाल सुनिएगा मेरा। अगला सवाल ये है कि ये वही कॉइल है, ठीक है? ओके, कॉइल को यहां पर हम लोग एक बार के लिए फिक्स करते हैं। कॉइल इज फिक्स्ड और यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट का मास है, सॉरी, मैग्नेट के लिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका मास है m। इसको हम लोगों ने किसी वेलोसिटी v से थ्रो कर दिया है, ठीक है? एक बार के लिए आपको ग्रेविटी कंसीडर मत कीजिएगा, नो ग्रेविटी, ठीक है? नो ग्रेविटी, ठीक है? ओके, तो क्या हुआ? मैग्नेट जैसे ही आगे बढ़ा, वही सिचुएशन है, बस साउथ की बजाय मैंने नॉर्थ ड्रॉ कर दिया है। तो मैग्नेट जैसे ही आगे बढ़ा तो ये लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या हुआ? बढ़ा, ठीक है? तो कॉइल ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, कैसी? ऐसी, ऐसी। यानी इसी बात को मैं दूसरे स्टाइल से आपको ऐसे भी समझा सकता था कि देखिए, ये जो कॉइल है, आप इस कॉइल को हटा करके क्या कर सकते हैं? तो एक बार मैग्नेट ला सकते हैं। कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बना रहा है ना, तो कॉइल हटा करके एक बार मैग्नेट लेकर आएंगे, तो उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां लगाएंगे, साउथ पोल यहां लगाएंगे। तो इस नॉर्थ में और इस नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना? ठीक वैसे ही जैसे ये साउथ पोल आप लेकर के यहां से ऐसे आ रहे थे, साउथ पोल लेकर के आप ऐसे आ रहे थे, इसने ऐसा करंट बनाया, यानी कि ये वाला फेस नॉर्थ बन गया, ये वाला फेस साउथ बन गया था। तो साउथ साउथ में यहां पर भी रिपल्सन हुआ था, है ना? रिपल्सन ऑब्वियसली वही हमारा लेंज लॉ है कि वो अपने में होने वाले उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाह रहा है। तो चेंज अपोज करने के लिए सामने से साउथ बन गया, जैसे साउथ साउथ में रिपल्सिव फोर्स काम करे। आ रही है बात समझ? ठीक है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मैग्नेट पर फोर्स लगा ऐसा, यानी एक्सेलरेशन आया मैग्नेट पर ऐसा, तो इसकी वेलोसिटी का क्या होगा? तो इसकी वेलोसिटी तो कम होगी। वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी। लेट से कि एक सिचुएशन ऐसा आया जिसमें कॉइल ऐसा और मैग्नेट ऐसा, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ, और मैग्नेट की यहां पर वेलोसिटी हो गई 0। मैग्नेट अगर यहां रुक गया, अच्छा, मैग्नेट यदि रुक जाएगा उस समय क्या होगा? तो उस समय इस कॉइल से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो चेंज इन फ्लक्स 0 हो जाएगा। और जैसे ही फ्लक्स का चेंज 0 हुआ तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा? तो ईएमएफ या करंट 0 हो जाएगा। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि मैग्नेट के पास शुरुआत में वेलोसिटी थी, हेंस शुरुआत में मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी। मैग्नेट के पास कुछ शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट के पास कितनी है? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैग्नेट के पास कितनी है? 0। तो बताइए कि ये काइनेटिक एनर्जी कहां चला गया? मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ? तो मैग्नेट की जो काइनेटिक एनर्जी है, वही एनर्जी इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मैग्नेट भाई एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ी वॉयलेट होता है। तो ये जो मैग्नेट के पास जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी या उतनी ही हीट एनर्जी इस कॉइल में जनरेट हुआ। कॉइल में जनरेटेड हीट एनर्जी कितना होगा? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, है ना? आ रही है बात समझ? तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि ये जो लेंज लॉ है, ये लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है, ठीक है? लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इस बात को, ठीक है? कि लेंज लॉ इज consequence of energy conservation।
ठीक है, सवाल ये है कि ये हमारे पास ऐसा एक लूप है और ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट को छोड़ दिया है लूप के थ्रू फॉल होने के लिए वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो इस वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये मैग्नेट नीचे की तरफ गिर रहा है तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से बढ़ जाएगा, जी से घट जाएगा, क्या हमेशा घटा रहेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा? हाँ, चलिए ये देखते हैं। ये कॉइल, ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली जो इस लूप से लिंक हो रही थी। मैग्नेट जैसे 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 नीचे आएगा वैसे 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 इस लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा, तो इससे फ्लक्स नीचे की तरफ बढ़ेगा, फ्लक्स नीचे की तरफ बढ़ेगा। फ्लक्स जब नीचे की तरफ बढ़ेगा, ये कॉइल में ऐसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा कॉइल की ये वाली जो साइड है ना, कॉइल की ये वाली जो साइड है, ये ऐसे पीछे वाली साइड है, ये वाली साइड ऐसे पीछे वाली साइड, ठीक है। तो जब ये मैग्नेट नीचे आ रहा था तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, इस डायरेक्शन में लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा था। तो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करने के लिए कॉइल क्या करेगा, तो कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, कैसा, ऐसा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। कॉइल यदि अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ बना रहा है, यानी कि कॉइल का ये वाला फेस नॉर्थ फेस बन गया और कॉइल का ये वाला फेस साउथ फेस बन गया। मतलब जब मैग्नेट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका अपोज करने के लिए ये कॉइल क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट, और उस मैग्नेट का नॉर्थ फेस कहां होगा, तो उस मैग्नेट का नॉर्थ फेस ऊपर होगा, साउथ फेस नीचे होगा। तो इस नॉर्थ में और इस नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन यानी कि फोर्स आया ऊपर, फोर्स आया ऊपर तो एक्सेलरेशन तो जी से छोटा हो गया, ठीक है। यदि फोर्स नहीं होता तो फ्री फॉल करता, फ्री फॉल करता तो जी से आ रहा था, ठीक है। अब आगे सुनिए, आगे इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद इसी कॉइल से ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट चला गया नीचे, तो ये मैग्नेट का साउथ पोल यहां, नॉर्थ पोल यहां, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे एंटर करती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब ये जैसे 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 नीचे होगा, नीचे जाता जाएगा, तो लिंक होने वाली इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा, और लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर जब कम होगा तो ये कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में बनाने लगेगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इसको ऐसा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, ऐसा 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 करंट फ्लो बनाना पड़ेगा, यानी कि ये मैग्नेट का नॉर्थ फेस इधर आ जाएगा, साउथ फेस इधर आ जाएगा, यानी आप इसे हटाकर ये नॉर्थ ये साउथ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब नॉर्थ और साउथ में क्या काम करने लग गया, अट्रैक्शन, यानी कि इस बार मैग्नेट पर फोर्स अब भी कैसा, ऊपर, बार मैग्नेट पर फिर से फोर्स कैसा, ऊपर, तो फोर्स जी से ऑपोजिट दिशा में होने की वजह से एक्सेलरेशन फिर से कैसा, तो लेस देन जी। तो एक्सेलरेशन इस बार मैग्नेट का हमेशा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास ये कि एक तो स्क्वायर लूप है और इस स्क्वायर लूप की जो साइड है वो 20x20 साइड, 20x20 सेंटीमीटर है। ये स्क्वायर लूप इस लाइन से 30 सेंटीमीटर पीछे है। लाइन मेरे कहने का मतलब है कि आपको ऐसा बताया जा रहा है कि इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसके आगे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और ये बीच में 80 सेंटीमीटर का एक ऐसा रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये लूप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलकर अंदर जा रहा है, ऐसे फिर बाहर निकल जाएगा। आपसे पूछा यही जा रहा है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके लिए, तो फ्लक्स का टाइम के साथ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ, और फिर करंट का भी टाइम के साथ। चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन। ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मैंने ले लिया फ्लक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया टाइम, ठीक है। सुनिएगा, ये जो लूप है, ये जो हमारा लूप है, ये लूप यहां से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। बताइए लूप को ये पहले 30 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये 30 सेंटीमीटर ट्रैवल करके ये यहां तक आ जाएगा, कितनी देर में, 3 सेकंड। तो पहले 3 सेकंड में कुछ होगा क्या,
नहीं, पहले 3 सेकंड में कुछ नहीं होगा, पहले 3 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होगा, पहले 3 सेकंड में तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, अब ये लूप अंदर चलना स्टार्ट किया, तो ये जैसे ही अंदर जा रहा है फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ते 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 जैसे ही ये अंदर आ गया फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। कितना टाइम लगेगा इसको अंदर आने में, तो इसे बस अपनी लेंथ को अंदर लाना है, और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 2 सेकंड लगेगा। भाई मेरे कहने का मतलब है ये यहां कब था, तीसरे सेकंड पे, और ये ऐसे अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है, तो ये 20 सेंटीमीटर अंदर आया ना, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 2 सेकंड में क्या होगा, तो 3 to 5 सेकंड, अगले 2 सेकंड में फ्लक्स यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होते 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 फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम। कितना फ्लक्स, तो फ्लक्स इज b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, जैसे इसका एरिया वेक्टर भी हम लोग मान लेते हैं अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, अंदर, तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, b इंटू ए के बराबर। ठीक है, b की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू 20 इंटू 20, 400 इंटू 10⁻⁴ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये चलना स्टार्ट किया, अच्छा ये 20 है, ये प्रॉपर स्केल पे ड्रॉ नहीं हुआ है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, भाई टोटल 80 है ना, तो अगला 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स, तो अगले 6 सेकेंड्स के बाद यानी 5 + 6 11 सेकेंड, तो अगले 11 सेकेंड तक फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, अगले 11 सेकेंड तक फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट, ये ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद ये आएगा बाहर, इसके बाद ये आएगा बाहर, तो बाहर आने में भी कितना समय लगेगा, बाहर आने में भी बाहर आने में भी 2 सेकंड लगेगा, बाहर आने में भी 2 सेकंड लगेगा, तो 11 से 13 सेकंड पर ये फ्लक्स घटकर कितना हो जाएगा, 0। आ गई बात समझ, तो इस तरीके से हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, फ्लक्स का टाइम के साथ वेरिएशन। नेक्स्ट इज हम लोग बात करते हैं अबाउट ईएमएफ का टाइम के साथ वेरिएशन। क्या, अरे नहीं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर से चल रहा है, ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ऐसा सवाल में दे रखा है। अभी के लिए मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी पाथ के लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो अभी वो सब मैं काउंट नहीं कर रहा हूं कि इस पर फोर्स काम किया, इसकी ट्रेजेक्टरी बदली, फलाना ढिमकाना, वो सब देख लेंगे हम लोग, देख लेंगे। अभी तो एक बार लेंज लॉ समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए भाई बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां कहां पर होगा, तो ये जो 3rd सेकंड है, ये जो 5th सेकंड है, तो बस तीसरे से 5वें सेकंड में ही ईएमएफ आएगा, और तीसरे से 5वें सेकंड में बनने वाला ईएमएफ बताइए कैसा होगा, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, तो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। तो फ्लक्स का जिस रेट से चेंज हुआ है इस 2 सेकंड में, डी फाई बाई डी टी बोले तो, डी फाई बाई डी टी बोले तो ये एंगल थीटा, तो थीटा कैसा है, एक जैसा, कांस्टेंट, यानी तीसरे से 5वें सेकंड में जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट वैल्यू का है, कांस्टेंट वैल्यू का है। तीसरे से 5वें सेकंड में जो ईएमएफ है वो कैसा है, बिल्कुल कांस्टेंट। आई बात समझ, कितनी वैल्यू है ईएमएफ की, तो ईएमएफ की वैल्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, कितनी देर का है, 2 सेकंड। ओके, चलिए 5वें से 11वें सेकंड पे बताइए, तो 5वें से 11वें सेकंड पे तो आप बोलेंगे कि फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो कोई ईएमएफ ही नहीं आया, ईएमएफ ही नहीं आया तो करंट ही नहीं आया, तो 5वें से 11वें सेकंड पे तो कुछ नहीं है। लेकिन जो 11th से 13th सेकंड है तो वहां पर ईएमएफ फिर से आएगा, क्योंकि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से बदला है, फ्लक्स कम हुआ है। ठीक है, फ्लक्स क्या हुआ है, कम हुआ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं कि 11 से 13 सेकंड में फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा पॉजिटिव, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू होगी वही चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम 2। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव बस कुछ नहीं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सुनिए, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसीलिए के लिए मैंने ये 3 फिगर ड्रॉ किया था कि जब कॉइल अंदर आ रहा था तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ बढ़ा? प्लेन के अंदर। तो उसका अपोज करने के लिए कॉइल क्या करेगा? कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, कहाँ? बाहर। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए इस कॉइल में इस सेंस में ऐसा सा एक करंट फ्लो होगा। ठीक है, फिर अब जैसे ही लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया तो अब तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स अब कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन फ्लक्स आपका 0 हो गया। चेंज इन फ्लक्स 0 हो गया तो करंट भी 0 हो गया। लेकिन जैसे ये बाहर निकला तो अब वही लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कम हो रहा है, फील्ड लाइंस का नंबर कम हो रहा है। तो उसको, उस घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर को बढ़ाने के लिए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये इसी सेंस में बनाएगा, तो ऐसा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जैसे एक बार के लिए मैं इस करंट को नेगेटिव बोल रहा हूं तो इस करंट को पॉजिटिव बोल रहा हूं। इसीलिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए, जैसे इसके अंदर जो इमेजिनरी बैटरी बनी है, इसके अंदर जो इमेजिनरी बैटरी है उसकी हायर साइड इधर है, लोअर साइड इधर है। ठीक है, और इसके अंदर जो इमेजिनरी बैटरी बनी है उसकी लोअर साइड इधर है, हायर साइड इधर है। तो इसीलिए एक को मैंने नीचे ड्रॉ किया है, दूसरे को मैंने ऊपर ड्रॉ किया है। समझ गए? चलिए, तीसरा, करंट टाइम के साथ प्लॉट करके बताइए। तो सिमिलरली 3rd to 5th सेकेंड में जो हमारा करंट होगा वो करंट क्या होगा? तो जो भी आपका ईएमएफ है दैट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। 5वें से 11वें सेकेंड में कुछ नहीं होगा और 11वें से 13वें सेकेंड में करंट फिर पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू जो होगी दैट इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। सिंपल। ठीक है, ये वैल्यूज लिख लीजिएगा कि फ्लक्स हमारे पास है क्या? तो फ्लक्स इज B इंटू ए के बराबर है। B मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.1 टेस्ला, और एरिया है 400 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 4 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, ये फ्लक्स है। तो बाकी सारी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा ये है कि एक स्क्वायर लूप है, साइड 1 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। ये लूप का जो रेजिस्टेंस है वो लूप का रेजिस्टेंस आपका 35 ओम का है। ठीक है, इसमें एक आइडियल बैटरी भी है, इस लूप में एक बैटरी भी है जिस बैटरी का ईएमएफ 6 वोल्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है और टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है 5 - 2t से। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि नेट ईएमएफ इन द सर्किट, नेट ईएमएफ इन द सर्किट बताइए। तो नेट ईएमएफ आप सर्किट में तभी बता पाएंगे जब आप फ्लक्स बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? फ्लक्स। तो भाई इस स्क्वायर लूप का एरिया कितना होगा? तो एरिया होगा L स्क्वायर, जो भी इसकी साइड है, लेट से इसकी साइड है ये L। ठीक है, लेकिन फ्लक्स कितने से है? क्या पूरे L एरिया से फ्लक्स है? नहीं, फ्लक्स तो बस सिर्फ आधे एरिया से है। तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू B। जैसे एक बार के लिए इसका एरिया वेक्टर भी लूप का हम लोग बाहर मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? बाहर। तो फ्लक्स इज B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लिख देंगे। B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका 5 - 2t और एरिया L स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास क्या है? फ्लक्स। दिस इज आवर फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है? फ्लक्स। यदि ये हमारे पास फ्लक्स है तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें। क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस टाइम्स ऑफ d∅/dt होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ d∅/dt, यानी कि माइनस ये L स्क्वायर बाई 2 तो हम लोग बाहर ही निकाल लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये तो L स्क्वायर आ गया। ठीक है, L कितना था? L तो 1 ही था, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, चलिए जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन के बारे में सोच लें, मतलब करंट की डायरेक्शन के बारे में सोच लें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये प्लेन से बाहर आ रही है। ठीक है,
हाँ, और इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देखिए कि t इज इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 माइनस 2 यानी कि 3। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, कितना होगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कहां, प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि कम हो रही है तो ये कॉइल क्या करेगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है 5 माइनस 2t, यानी t इज इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड है 5, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड है 3 एंड सो ऑन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्लेन में बाहर की तरफ आ रहा है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा तो ये कॉइल क्या करेगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए ये ऐसा करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ऐसा करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। और ऐसा करंट फ्लो कराने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो भी ऐसा ही आएगा। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। आई बात समझ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 1 वोल्ट, और ये जो बैटरी था ये 6 वोल्ट का था। तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास क्या हो गया, ये 6 प्लस 1 यानी कि नेट ईएमएफ जो है ये 7 वोल्ट का है। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा, फिर कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर क्या हो जाएगा, तो 3 सेकेंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू -1 हो गई। -1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अब कहां हो गया, प्लेन में अंदर। तो फिर इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन, माइनस साइन मतलब कि प्लेन में अंदर, और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा तो उसका अपोज करने के लिए ये अब भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ही बनाता रहेगा, और करंट इसी सेंस में फ्लो होता रहेगा। ठीक है, आई होप ये बात सही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 7। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोगों ने निकाल लिया, और करंट की वैल्यू होगी कितनी, तो करंट I इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। ईएमएफ है 7 और रेजिस्टेंस कितना है 35, तो दिस इज 1/5 एम्पियर। ठीक है ना, ओके, 1/5। तो ये हो गया हमारा करंट। ठीक है, चलिए हाँ देख लेते हैं। तो फिर से हमारे पास अगला एक सवाल ऐसा है कि फिगर शोज अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और आपसे ये बताया जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू है 10 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो 10 टेस्ला पर सेकेंड से कम हो रहा है, 10 टेस्ला पर सेकेंड से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस कम होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाने के लिए कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर बनाने की कोशिश करेगा, यानी कि कॉइल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो ऐसा बनाएगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसा होगा, ऐसा। ये वाली बात समझ आ रही है क्या, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी कितनी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है, लेकिन डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, तो मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं डेल फाइव बाई डेल टी, यानी कि एरिया तो हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, शायद एरिया की वैल्यू ही दे रखी है, एरिया कांस्टेंट ही है। दिस इज ए टाइम्स ऑफ डी बी बाई डी टी, तो एरिया है हमारे पास 2 और डी बी बाई डी टी है 10, यानी ये बैटरी बन गई 20 वोल्ट की। समझ रहे हैं, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसा फ्लो होना चाह रहा था, ऐसा, क्योंकि प्लेन में बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उसे कम करना है, सॉरी, जो प्लेन में बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कम हो रहा है, तो उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को उसे बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन के बाहर बनाने की कोशिश कर रहा है, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के लिए ऐसा इंड्यूस करंट फ्लो कराना चाहता था। अभी नेट करंट इधर है या नहीं वो देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक और बैटरी है ऊपर लगी हुई 30 वोल्ट की, एक्सटर्नल बैटरी 30 है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ 20 है। बताइए, ये चाहता था ऐसा करंट फ्लो कराना, ये चाहता है ऐसा करंट फ्लो कराना, कौन जीत जाएगा? तो जवाब है बाहर से लगी हुई जो एक्सटर्नल बैटरी जो ऑलरेडी इस लूप में लगा हुआ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से बड़ा है,
तो ये जीत जाएगा, है ना। तो इस सर्किट में जो ईएमएफ इक्विवेलेंट है, ईएमएफ इक्विवेलेंट, वो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस है 5, तो करंट इज इक्वल टू 10/5 यानी 2 एम्पियर। करंट कितना है, 2 एम्पियर। समझ गए, ठीक है, यही आ रहा था, है ना। चलिए इसी सवाल में ये चलिए मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इसका रेडियस आर और यहां मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, बस आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। सवाल क्या है कि फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल इफ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज, पहला B इज इक्वल टू B नॉट E रेस टू दी पावर माइनस T/τ। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बतानी, टाउ, हाँ टाउ कांस्टेंट, टाउ इज अ कांस्टेंट। इस कॉइल का रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है r, तो यदि आपको फ्लक्स लिखना हो तो फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। जैसे इसका एरिया वेक्टर भी मैं प्लेन में अंदर मान लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड की बजाय क्या लिख लेंगे, तो B इज इक्वल टू B नॉट E रेस टू दी पावर माइनस T/τ, एरिया इज πr²। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस टाइम्स ऑफ d∅/dt, यानी दिस इज माइनस d/dt ऑफ इसका डिफरेंशिएशन B नॉट E रेस टू दी पावर माइनस T/τ इंटू πr²। तो जो कांस्टेंट है वो निकालिए डिफरेंशिएशन से बाहर, तो B नॉट बाहर, पाई बाहर, r² बाहर, E रेस टू दी पावर माइनस T/τ का डिफरेंशिएशन E रेस टू दी पावर माइनस T/τ, और T का जो कोफिशिएंट है, T का कोफिशिएंट क्या है, -1/τ, उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, ईएमएफ की वैल्यू आ रही है B नॉट πr² E रेस टू दी पावर माइनस T/τ/τ। ये हमारा क्या हो गया, ईएमएफ हो गया, ईएमएफ हो गया, ठीक है। चलिए इसी सवाल को मैं दूसरे स्टाइल से एक और चीज पूछ लेता हूं, दूसरा, मतलब ये दूसरा सवाल है, दूसरे में ऐसा है कि एक बार के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एंड सवाल मेरा वही है कि फाइंड EMF induced if radius is increasing at constant rate, जैसे dr by dt is k है, ठीक है। EMF इंड्यूस बताना है यदि रेडियस एक्सपैंड कर रहा है इस कॉइल का, तो यदि मैं रेडियस को एक्सपैंड करूंगा तो फिर से एरिया इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड अब की बार के लिए मैंने कांस्टेंट ले लिया है, तो यहां पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स आप सीधा सीधा लिख लेंगे B इंटू πr², B इंटू πr², ये क्या हो गया, तो ये फ्लक्स हो गया। और EMF क्या होता है, तो EMF होता है d∅/dt। मैं एक बार फिर से मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में दोनों केसेस के लिए सेपरेटली बात कर लेते हैं। तो ये B ठीक है, पाई ठीक है, r² का डिफरेंशिएशन 2r इंटू dr/dt, 2r इंटू dr/dt कितना है, k। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। देखिए पहले इस सिचुएशन में कि मैग्नेटिक फील्ड कहां, प्लेन में अंदर, एरिया एक्सपैंड कर रहा है, तो इस
पूरे रीजन से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स प्लेन में अंदर की तरफ बढ़ेगा। उसका अपोज करने के लिए ये कॉइल इस सेंस में करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। वेयर एज ये वाला जो सिचुएशन था, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मेरा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग था। एरिया बढ़ रहा है dr/dt, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहां? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स बढ़ा ना। अरे रेडियस बढ़ गया तो फ्लक्स कैसे कम हो गया? बी डी एस का इंटीग्रेशन होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए। तो यदि ये एरिया बढ़ा तो इतने से रीजन से तो फ्लक्स बढ़ा ना। फ्लक्स बढ़ेगा तो उस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर, ऐसे। इसमें क्या था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था, तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करने के लिए अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन में अंदर और करंट ऐसा, ठीक है, ऐसा। चलिए तो लिखिए हेडिंग डालिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग कॉइल से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिएगा। ऐसा है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास ऐसा सा कोई एक कॉइल है, कॉइल, यस। कॉइल शुरुआत में मैं एक बार के लिए ऐसे रख देता हूं कि ये जो कॉइल का ये वाला साइड है ये प्लेन के पीछे का है। कॉइल की ये वाली साइड प्लेन के पीछे की है, पीछे की है, ठीक है। और ये कॉइल हमारा रोटेट हो रहा है ऐसे, सच दैट शुरुआत में इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही मान लेता हूं। t इज इक्वल टू 0 पर ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर, ठीक है। ये जो कॉइल है तो इस कॉइल का एरिया a है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, और कॉइल का एरिया कितना है। चलिए इस कॉइल को हम लोगों ने रोटेट कराना स्टार्ट किया, तो कॉइल जब रोटेट होगा तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बदलेगा, बदलेगा ना। जैसे फिर से सुनिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो t इज इक्वल टू 0 पर तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन यदि इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में t मान लूं तो t/4 टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना, 0। भाई एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे लिंक नहीं हो रही है। फिर t/2 पर क्या, फिर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो गई। 3t/4 पर फ्लक्स 0, t इज इक्वल टू t पर फिर से फ्लक्स मैक्सिमम, तो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है, फ्लक्स लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए तो किसी टाइम t पर एट एनी टाइम t, किसी टाइम t पर ये जो एरिया वेक्टर शुरुआत में ऐसा था जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे रोटेट होकर के यहां आ गया, ठीक है। तो इतने एंगल से ये एरिया वेक्टर घूम गया, ठीक है। अब सवाल दो टाइप के हो सकते हैं कि क्या आपने इसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है या वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है। जैसे मान लेते हैं कि एक बार के लिए इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है ओमेगा। यदि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाया है तो किसी टाइम, मतलब ये t इज इक्वल टू 0 पर एरिया वेक्टर यहां था और किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर एरिया वेक्टर यहां है, तो एरिया वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट थीटा है, यदि आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू ओमेगा इनटू t होगा, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम t। और यदि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब तो फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके ठीक, तो किसी टाइम t इज इक्वल टू t पर बताइए फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा।
थीटा इज इक्वल टू, एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं, ओमेगा इंटू टी, मैं इसके लिए डिराइव कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया फ्लक्स। फिर आप बोलेंगे ये तो एक टर्न के लिए फ्लक्स है, इसमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स आ जाएगा। अब ईएमएफ क्या होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू एन, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, माइनस बी इंटू ए इंटू एन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ओमेगा माइनस माइनस प्लस। तो ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, दिस इज एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आ रहा है, ठीक है। फिर कोई पूछे कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो तब आएगी जब ये साइन ऑफ ओमेगा टी आपका 1 हो जाए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको एक बार के लिए ई नॉट बोल देता हूँ, दैट इज एन बी ए ओमेगा होगा, और ये जो ईएमएफ है दिस इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक लिखिएगा, इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास कोई भी एक लूप है, ठीक है। इस लूप में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इस लूप का अपना कुछ रेजिस्टेंस है r, ठीक है। मान लेते हैं कि इस लूप के थ्रू जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो फ्लक्स चेंज हो रहा है सच दैट टाइम इंटरवल t से लेकर के t प्लस डी टी में जो फ्लक्स है वो फाई से लेकर के डी फाई अमाउंट का चेंज हो गया है, ठीक है। तो ईएमएफ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आप क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एक बार लिख लेते हैं, दैट इज डी फाई बाई डी टी। हमें जैसे एक बार चार्ज का मैग्नीट्यूड फिगर आउट करना है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी दिशा में फ्लो होगा जिधर करंट होगा, और करंट के लिए तो हमारे पास लेंज लॉ है ही सही, ठीक है। ईएमएफ हो गया डी फाई बाई डी टी, ऑलराइट, ठीक है। अब यदि यहां पे आपको करंट लिखना हो, तो करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। अच्छा ये तो एक टर्न के लिए था, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दिस इज इक्वल टू n बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी। और ये करंट होता किसके बराबर है, तो करंट इज डी क्यू बाई डी टी होता है। तो डी क्यू बाई डी टी इज एन आर इंटू डी फाई बाई डी टी, डी टी कैंसिल, ठीक है। तो एक छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज एन बाई आर इंटू डी फाई के बराबर, ठीक है। तो ऐसे सभी छोटे 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 टाइम इंटरवल में छोटा 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 चार्ज फ्लो हुआ होगा। यदि आपको टोटल चार्ज फ्लोन निकालना है, तो टोटल चार्ज फ्लोन इज एन बाई आर टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन डी फाई इज डेल्टा फाई हो गया, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन इज एन बाई आर इंटू फाइनल फ्लक्स लिख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्लक्स लिख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो सवाल ऐसा है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई करंट है जो इंक्रीज हो रहा है किसी कांस्टेंट रेट से इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। एक स्मॉल सर्कुलर लूप है जिसका प्लेन पैरेलल टू वायर है, और उसका सेंटर कुछ 1 मीटर की दूरी पर है वायर से। रेजिस्टेंस लूप का दे रखा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप आपसे पूछा गया है। सुनिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाला करंट ये रहा, ये करंट आई, ठीक है। और यहां पर एक छोटा मोटा लूप ऐसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लूप का रेडियस है, ये लूप का रेडियस r, इस डिस्टेंस को क्या लिख दूं, एक बार x लिख दूं, तो ये x है आपका 1 मीटर का, है ना, 1 मीटर का, और रेडियस ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, ये x, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, अब यहां से फ्लो होने वाला ये जो करंट है, ये करंट टाइम का फंक्शन है। करंट यदि टाइम का फंक्शन है
मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, तो इससे फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो सर्कुलर कॉइल में ईएमएफ तो आएगा। ठीक है, तो उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चलिए बताइए फ्लक्स क्या लिखेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लिख दूं, क्योंकि इस लूप का जैसे एरिया वेक्टर मैं अंदर ही मान लेता हूं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो B की वैल्यू कितनी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, एरिया कितना, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, या ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है भाई, तो ये म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स तो बाहर आ गया, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ, इसमें भाई ये करंट हमारा वेरिएबल था, तो करंट को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चेंज हो रही है वो करंट के ही तो चेंज होने की वजह से हो रहा है। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो करंट के ही तो चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो ये म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स, तो ठीक है, करंट क्या है, तो करंट है 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2 5t। तो मैं इसको ऐसा लिख लूं कि दिस इज डी बाई डी टी ऑफ 2.5 प्लस 5t। ठीक है, तो कितना आ गया ये म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई एक्स, 2.5 का डिफरेंशिएशन 0, 5t का डिफरेंशिएशन 5। ठीक है, तो सारे टर्म की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और करंट चाहिए, तो करंट क्या होगा, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आर होगा, करंट इज ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ कितना हो जाएगा फिर, तो जो ईएमएफ है म्यू नॉट की वैल्यू डालिए 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, पाई रेडियस का स्क्वायर 10 रेज टू दी पावर -3 स्क्वायर -6 हो गया, 5 आ गया, और नीचे है हमारे पास 2 पाई, एक्स है 1। ईएमएफ बताऊं करंट बताऊं, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो दिस इज 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, 5 इंटू 2 10 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -13 वोल्ट। बाप रे, बहुत ज्यादा छोटा आ गया है तो। ठीक है, यही आ रहा है ना, हाँ, तो 1 पाई कट गया ना, नीचे भी तो 2 पाई था। सॉरी, ये मैंने 10 रेज टू दी पावर 3 मिस कर दिया था, तो यहाँ 10 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 10 रेज टू दी पावर -10 हो जाएगा। और करंट आई क्या होगा, तो करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आर, यानी कि तो ये 10 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -10 बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपके पास 5 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ये लीजिए ये 2, तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 एम्पियर, यानी 2 माइक्रो एम्पियर करंट। अगला सवाल है हमारे पास ये कि ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है, करंट आई, तो ये आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी है, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, इस स्क्वायर फ्रेम का टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, सबसे पहले क्या, तो फ्लक्स बताइए इस फ्रेम से, और फिर दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइएगा। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे निकालें, वैसे तो फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए होता है, लेकिन अभी आप सीधा B इंटू ए नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो जवाब है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करें, एक काम कीजिए, यहां से कुछ x डिस्टेंस दूर आइए, यहां से कुछ x डिस्टेंस दूर आइए, और फिर इस पर एक कट लगाइए, इस पर क्या कीजिए, एक कट लगाइए।
इस पर एक कट लगाइए, ठीक है। फिर एक काम कीजिए कि इसी वायर से x प्लस dx डिस्टेंस दूर आइए, dx और आगे चले गए। तो ये हम लोगों ने लूप में एक छोटा सा एलिमेंटल रीजन सेलेक्ट कर लिया है। ये dx इतना छोटा है कि इस छोटे से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को लगभग कांस्टेंट एक बार के लिए मान सकते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंटल रीजन से एक छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स d फाई, वो कितना होगा? तो इस एलिमेंटल रीजन का भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अंदर मान लेते हैं, सॉरी इस एलिमेंटल रीजन का एरिया वेक्टर अंदर मान लेते हैं, और इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो प्लेन में अंदर है ही। तो डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री लिखेंगे। ओके, तो b की वैल्यू क्या है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, और इस एलिमेंटल रीजन का एरिया, तो एलिमेंटल रीजन का एरिया ये स्क्वायर था, तो दिस इज a इंटू डी एक्स होगा। a लेंथ हो गया, dx विड्थ हो गया। चलिए, तो ये तो एक छोटे से रीजन से छोटा सा फ्लक्स है। ऐसे जितने भी छोटे रीजन्स होंगे, इन सभी से ऐसा ही छोटा फ्लक्स होगा। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा। कहां से कहां तक जोड़ना होगा? तो जोड़ना होगा b से लेकर b प्लस ए तक, b से लेकर के b प्लस ए तक। पहला एलिमेंट b पर मिलेगा, आखिरी एलिमेंट b प्लस ए पर मिलेगा। तो जो नेट फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो गया? dx बाई एक्स का, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन इज ln x, लिमिट है b से लेकर के a प्लस बी। तो ये लीजिए फ्लक्स आ गया, फ्लक्स इज म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई ln a प्लस बी बाई a। ये है हमारा फ्लक्स, ये क्या है? फ्लक्स, ठीक है। चलिए, बढ़िया हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स आ गया। तो दूसरे सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, ये करंट का एक्सप्रेशन हम लोग पुट कर देंगे, यहां पे करंट का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे, यानी फ्लक्स में फिर से लिखता हूं, दिस इज म्यू नॉट ए ln a प्लस बी बाई ए बाई 2 पाई, करंट आई की जगह क्या लिख लेंगे? आई नॉट कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी, ठीक है। दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी। कीजिए इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई आधे से ज्यादा टर्म्स तो कांस्टेंट ही है, म्यू नॉट बाहर, ए बाहर, ln ए प्लस बी बाई ए बाहर बाई 2 पाई बाहर, आई नॉट बाहर। कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा है 2 पाई बाई टी इंटू टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना? ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो एक बार के लिए यहां पर फिर से आएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गया ये म्यू नॉट ए ln ए प्लस बी बाई ए बाई 2 पाई आई नॉट। अच्छा, ये 2 पाई से ये 2 पाई तो निपट गया, तो बस आई नॉट, ये नीचे आ गया हमारे पास t इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये हमारे पास ईएमएफ आ गया, ये हमारे पास ईएमएफ, ठीक है। समझ गए? इसी में करंट को मैं फिर से चेंज करूं, यदि इसी सवाल में दूसरा पार्ट बताइएगा फिर से, मतलब पार्ट सी कर दीजिए कि फाइंड ईएमएफ इफ करंट इन लॉन्ग वायर वेरीज एज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। फिर से मुझे ईएमएफ बताइए, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए यदि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो वेरी कर रहा है एज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ से।
तो क्या करेंगे, फ्लक्स का एक्सप्रेशन है ही सही, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है ना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि म्यू नॉट बाहर, ए बाहर बाई 2 पाई बाहर, एल एन ए प्लस बी बाई ए बाहर। तो आपको d बाई डी टी करना होगा किसका, ये बस करंट का, आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ का, है ना। बाकी सारे टर्म्स तो कांस्टेंट हैं, तो म्यू नॉट ए बाई 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाई ए, आई नॉट आ गया बाहर, ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ बाहर, और फिर इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा -1 बाई टाउ से, ये माइनस चल रहा था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया फाइनल आंसर, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ और एल एन ए प्लस बी बाई ए। ठीक है, इसी तरीके से कल को करंट का कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी दे दिया जाए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में, तो फिर भी आप इसी तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास ये है कि इस तरीके से हमारे पास दो कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, बाहर वाले लूप का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले लूप का, अंदर वाले लूप का रेडियस स्मॉल आर है। बाहर वाले लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n1, अंदर वाले लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n2। ये जो बाहर वाले लूप में फ्लो होने वाला करंट है, बाहर वाले लूप में क्या है, तो एक करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लो हो रहा है, और वो वेरी कर रहा है आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ से। ठीक है, तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि अंदर वाले कॉइल से इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए। अंदर वाले कॉइल से इंड्यूस्ड ईएमएफ बताने के लिए पहले तो हमें अंदर वाले कॉइल से फ्लक्स लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले कॉइल से फ्लक्स लिखना पड़ेगा। जैसे करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां, बाहर की तरफ। ठीक है, इस छोटे वाले लूप का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ मान लेते हैं। सुनिएगा, सवाल में आपको यह बता दिया गया कि कैपिटल आर जो है ना वो काफी ज्यादा बड़ा है स्मॉल आर से, जिसकी वजह से आप इस पूरे सेंट्रल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एक बार के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो किसी रिंग के सेंटर पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसीलिए आपको यह बताया गया है कि जो कैपिटल आर है वो काफी ज्यादा बड़ा है किससे, स्मॉल आर से। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 होगा ना। b यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, किसने बनाया मैग्नेटिक फील्ड, तो बड़े वाले कॉइल ने। बड़े वाले कॉइल के लिए सेंटर पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो सेंटर पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर होगा। फिर आप बोलेंगे ये तो इसके एक टर्न की वजह से है, इसमें तो n1 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू नंबर ऑफ टर्न्स विच इज n1 के बराबर है। अंदर वाले कॉइल का एरिया लिखिए, तो अंदर वाले कॉइल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन फिर आप बोलेंगे ये तो अंदर वाले कॉइल के एक टर्न से फ्लक्स है, अंदर वाले कॉइल में टोटल n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कॉस ऑफ 0 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स। यहाँ करंट I जो है वो I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ है। तो EMF क्या होता है, EMF इज माइनस टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है। तो लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, म्यू नॉट बाहर, n1 बाहर, n2 बाहर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाहर, 2r बाहर। तो हमें रेट चेंज किसका निकालना है, फिर से इसी करंट का। करंट को मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दूं, I का डिफ्रेंशिएशन, ये आई नॉट ऐसे ही बाहर आ गया, ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ बाहर आ गया, और ये -1 बाई टाउ से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो EMF इज म्यू नॉट n1 n2 इंटू पाई आर स्क्वायर आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाउ इंटू आर। ठीक है, तो इन सभी डिफरेंट एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको यही समझाने का कोशिश किया है कि कैसे लेंज लॉ का यूज करके या फैराडे सेकंड लॉ का यूज करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ईएमएफ की वैल्यू आ गई तो करंट की वैल्यू तो आ ही जाएगी। ठीक है, चलिए लेंज लॉ के ऊपर एक और सवाल करते हैं। ऐसा है कि ये हमारे पास दो रिंग्स हैं, दोनों रिंग को एक्सियल हैं, यानी एक्सिस दोनों की सेम है। ठीक, ये बड़ी रिंग जिसका रेडियस कैपिटल आर, ये छोटी रिंग जिसका रेडियस स्मॉल आर, दोनों के बीच का सेपरेशन है स्मॉल x। ठीक है, आपसे बताया गया जा रहा है कि इस रिंग में इस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है, इस रिंग में इस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के फ्लो होने की वजह से ये रिंग ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे जाके लिंक होगी बताइए? तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस दूसरे कॉइल से लिंक होगी। ठीक, अब आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू काउंटर क्लॉकवाइज करंट आई इन लार्जर लूप इज नियरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्मॉलर लूप, यानी कि इस रिंग की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन में आप लगभग यूनिफॉर्म मान सकते हैं। कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट x इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ dx by dt इज इक्वल टू v। कहने का मतलब है कि ये जो छोटा वाला रिंग है, ये छोटा वाला रिंग ऊपर किसी v वेलोसिटी से भाग रहा है। तो यदि छोटा वाला रिंग किसी v वेलोसिटी से भागेगा तो वो स्ट्रॉन्गर से एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, यानी उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो छोटे वाले कॉइल में एक ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, ईएमएफ आ जाएगा यानी छोटे वाले कॉइल में करंट फ्लो होगा। ठीक है, बनने वाला यही ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फ्लो होने वाला यही करंट इंड्यूस्ड करंट है। चलिए एक काम करते हैं कि सबसे पहले इस छोटे वाले कॉइल से हम लोग फ्लक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ? ऊपर। इसका एक बार के लिए एरिया वेक्टर भी हम लोग ऊपर ही मान लेते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स होता है B डॉट A, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री होगा ना। इसकी वजह से x डिस्टेंस आगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इसकी वजह से x डिस्टेंस आगे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं है। तो इसमें फ्लो होने वाला करंट I इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इंटू इस छोटे वाले कॉइल का एरिया दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये पाई से पाई गया, ये 2 टाइम्स में। तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये फ्लक्स होगा ना। ठीक है, इस रिंग की वेलोसिटी दे रखी है, रिंग की वेलोसिटी कितनी है? v है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बताइए? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। चलिए कीजिए इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट। तो जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकालिए, म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, पाई बाहर, स्मॉल आर स्क्वायर बाहर, ये 2 बाहर। तो हमें d बाई डी टी करना है किसका? इसको ऊपर लिख लूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -3/2 का। ठीक है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये -3/2 आ गया बाहर, इंटू ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -3/2 -1 यानी कि -5/2। ये आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। दिख तो रहा है ना? ठीक, ओके। तो ये लीजिए ईएमएफ का एक्सप्रेशन कितना आ गया? ईएमएफ इज -d5/dt लिख दूं, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 2 और 2 ये 4 हो गया। इसको नीचे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 5/2 इंटू ये 2x। ठीक है, और dx बाई डी टी क्या है? तो dx बाई डी टी आपके पास वेलोसिटी v दे रखा है। ठीक है, आप चाहें तो इस 2 से इसको काट दीजिए। तो ये हमारे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे पास ईएमएफ।